हेलो गाइज। कैसे हैं आप लोग? तो कल हम लोग एसी सीरीज सर्किट खत्म कर दिए। ठीक है, कल हम लोग एसी सीरीज सर्किट खत्म हो गई थी। अब कुछ चीजें हैं जिनको आप पहले जानिए। पैरेलल सर्किट आपके यहाँ है नहीं। ठीक है, TG2 की क्लास में पैरेलल सर्किट नहीं है, तो पैरेलल सर्किट आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानने हैं, जो कि पूछे जाते हैं पैरेलल सर्किट में। पैरेलल पैरेलल एसी सर्किट। ठीक है, इसमें देखिए, पहली चीज होती है कंडक्टिविटी। क्या होती है? कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसको कहते हो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा जी से। जी बराबर होता है 1/R। तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या था? ओम। ओम का उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा? महो मिलेगा। क्या मिलेगा? महो मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके एक ये हो गया। दूसरा होता है ससेप्टिबिलिटी। क्या होती है? ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकार्यता। अनुकार्यता। ठीक, तो ये अनुकार्यता या ससेप्टिबिलिटी भी दो तरीके की होती है। यानी ये होता है, इसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बी से। बी बराबर होता है 1/x। ठीक है, लिखेंगे क्या? इनवर्स ऑफ रिएक्टेंस। क्या लिखेंगे? इनवर्स ऑफ रिएक्टेंस। ठीक, यानी प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुकार्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकार्यता कहा जाता है। ठीक है बेटा, यानी रिएक्टेंस के व्युत्क्रम इन रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी या अनुकार्यता बोली जाती है। इसका भी मात्रक, इनका भी जो यूनिट होती है वो महो ही होती है। क्या होती है? महो। नोट कर लीजिए। चले, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, याद रहेगा ना? रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को चालकता, ये तो याद रहेगा। ये नया। ठीक है, तो प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुकार्यता कहते हैं। प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुकार्यता कहते हैं। अनुकार्यता का मात्रक महो होता है। ठीक है, अनुकार्यता का मात्रक महो होता है। अब देखिएगा, अब हमारी बात को सुनिए। 1/XL की बात करें, ठीक है, 1/XL की बात करें तो ये भी अनुकार्यता ही आएगी। ठीक है, ये भी क्या आएगी? अनुकार्यता आएगी। तो इस अनुकार्यता को सर्किट में हम माइनस साइन देते हैं। क्या साइन देते हैं? माइनस साइन देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। मतलब प्रेरकीय प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुकार्यता कहते हैं, लेकिन उस अनुकार्यता को जब हम सर्किट सॉल्व करते हैं तो कौन सा साइन देते हैं? माइनस साइन देते हैं। कौन सा साइन देते हैं? माइनस साइन देते हैं। ठीक है, फिर अगर यही 1/XC है तो ये भी अनुकार्यता होगी। लेकिन हम इसको सर्किट सॉल्व करते समय इनको पॉजिटिव साइन देते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किस अनुकार्यता को प्लस और किस अनुकार्यता को माइनस दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा, प्रेरकीय प्रतिघात के व्युत्क्रम की जो अनुकार्यता होती है उसको हम माइनस साइन देते हैं, और जो संधारितीय प्रतिघात की अनुकार्यता होती है उसको हम प्लस साइन देते हैं। ठीक, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। हो गया?
ठीक है। अब देखिए, एक होता है एडमिटांस। क्या होता है? एडमिटांस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रवेश्यता से, हाँ, क्या बोला जाता है? प्रवेश्यता बोलते हैं। हिंदी में इसको प्रवेश्यता बोलते हैं। ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। हिंदी भैया ध्यान रखिएगा, फिलहाल एडमिटांस है, ठीक है। प्रवेश्यता कहते हैं, ठीक है। इसे y से प्रदर्शित करते हैं, इसे y से प्रदर्शित करते हैं, इसे y से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर 1/z, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा? 1/z, ठीक है। अब z का मात्रक क्या होता था? ओम, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एडमिटांस का महो, एडमिटांस का भी मात्रक क्या होगा? महो होगा। नोट कर लीजिए। जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर हो सकती हैं तो आपके यहाँ छोटे मोटे सवाल आ सकते हैं। कैसे आएंगे वो बताता हूँ। देखिए, जैसे लग गया, मान लीजिए इस तरीके से जोड़ दिया, यहाँ पे एसी सप्लाई दे दी। क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सर ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है, ठीक है। इसको जोड़ दिया कितना? 220 वोल्ट। तो कह रहा है कि परिपथ की, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है परिपथ की एडमिटांस ज्ञात करें, एडमिटांस ज्ञात करें, ठीक है। परिपथ की एडमिटांस ज्ञात करें। तो सिंपल सा बात है कि ये 10-10 ओम के लगे हैं। ये कह रहा है कि जेड बराबर ऐसे दे दिया, ठीक है। क्या कह रहा है? जेड बराबर इतने दिए गए, यहाँ भी जेड बराबर दे दिया, यहाँ भी जेड बराबर दे दिया। तो अगर आप चाहते करने तो क्या करते? अब आप जानते हो कि जेड का उल्टा क्या होता है? एडमिटांस अगर आप निकालना है तो आप करोगे क्या? सर y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, यही तो आएगा टोटल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1/z प्लस 1/z प्लस 1/z। अगर z1 z2 z3 मान लें तो ये टोटल 1/z आएगा। तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम हम करेंगे कि परिपथ की कुल प्रतिबाधा निकाल लें। जब हमको कुल प्रतिबाधा मिल जाएगी तो हम उसका उल्टा कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगी? टोटल प्रवेश्यता यानी एडमिटांस मिल जाएगा। तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। ये कितना आ गया? 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, ठीक। ये निकल के आएगा क्या? 0.3, ठीक। क्या निकल गया? 0.3। ये क्या निकल गया? जेड बराबर निकल गया, ठीक है। अब आपको y निकालना है। क्या निकालना है? प्रवेश्यता निकालनी ना। तो y बराबर क्या होता है? 1/z। तो 1/z का मतलब 1/0.3, ये गया इस पे। तो कितना आएगा? 3.33। आंसर हो गया कितना? 3.33। वैसे भी करके देखते, यही आता, कोई दिक्कत नहीं। 1/10 धन 1/10 धन 1/10 निकालोगे, क्या आएगा? 3/10। और जेड बराबर वाई बराबर निकालेंगे तो 10/3 यानी 3.33। कैसे भी करके आपसे अगर इस तरीके से पूछता है तो आप इनको निकालिएगा। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने कहा, चलो नोट कर लो तब बताओ, करो जल्दी करो।
चले भैया, देखिए मेरी बात को, हो गया। अब अगर फिर से सुन लो मेरी पूरी बात को, जो मैं जहाँ से स्टार्ट किया हूँ। तो मैंने कहा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, मात्रक क्या आया, ओम, महो आया। ठीक, फिर मैंने कहा प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुकार्यता कहते हैं, यानी ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, मात्रक क्या आया, महो आया। इंडक्टिव रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को, याद रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को भी ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है, लेकिन उनको परिपथ में माइनस साइन के साथ शो किया जाता है। फिर आगे मैंने बताया आपको कि प्रेरकीय प्रतिघात, ये हो गया, संधारित्र प्रतिघात के व्युत्क्रम को भी अनुकार्यता कहा जाता है, लेकिन परिपथ में इन्हें प्लस साइन दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों का मात्रक वही सेम, महो होगा। ठीक है, फिर आप आए एडमिटांस पे, तो एडमिटांस को यानी प्रवेश्यता यानी प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। मात्रक क्या निकल के आया आपका, महो निकल के आया। ठीक, आपको एक सवाल मैंने सिखा दिया। ठीक है, पिछली बार यूपीपीसीएल में एक क्वेश्चन ऐसे आया था, मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए आया कैसे था, इस तरीके से, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, कहा इसको एसी सप्लाई से जोड़ दिया गया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसको जोड़ दिया गया। फिर आपसे पूछा कि परिपथ की कुल चालकता बताइए, कुल चालकता बताइए। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल सा है। चाहो तो आप, बुद्धि हो अगर आपके, तो क्या करो, ऐसे डायरेक्ट जान लो, G1 प्लस G2 प्लस G3। ठीक, G1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/2। ठीक, G2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4। ठीक, ऑलरेडी ये समांतर में जुड़े हैं, ध्यान रखिए समांतर में जुड़े हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस आप इस तरीके से निकालोगे। तो अगर इसी को हम इसमें जोड़ते तो इस तरीके से जोड़ते। ठीक है, अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1/6। एलसीएम कितना है, 12, 6, 3, 2, कितना है, 6, 3, 9, 2, 11, 12/11, यानी कितना आएगा, 1 दशमलव समथिंग जो भी है, ये टोटल चालकता हो। ठीक, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उनको आराम से निकालिएगा। ओके गाइस, तो कल हम लोग थोड़ा सा पैरेलल सर्किट, एसी पैरेलल सर्किट के बारे में आपको बता चुके थे। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला टॉपिक है जो एसी में आता है, वो है रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस सर्किट। तो रेजोनेंस सर्किट की बात करें तो रेजोनेंस सर्किट भी दो तरीके का होता है। ठीक है, कितने तरीके का, दो तरीके का। एक सीरीज आरएलसी, सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट। दूसरा होता है पैरेलल, पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, दो तरीके के ये सर्किट होते हैं। अब आप एक बात बताओ, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा दें, लगभग 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 जेई के आसपास तक का पढ़ा दें। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है, बहुत कायदे से बनता है। तो चलिए तैयार होइए कायदे से, फिर दिखाते हैं आपको। हो गया, ठीक है। देखिए, तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट। क्या पढ़ेंगे, सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट। ठीक है,
आप याद करिए कि हमने आपको आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ाया, आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ा रखा। अगर दो कंडीशन मैं आपको सिखाया था, बोल के बताया था आपको कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए हमारी बात को। ये आपका वी आर था, ये आपका वी एल था, ये आपका वी सी था, ये था। तो आप जब पढ़े थे तो आपको याद हो, जब मैंने सीरीज सर्किट पढ़ाया था आपको, तो आपको दिखाया था कि ये करंट को आपने रेफरेंस लिया था, तो जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज थी वो वी आर थी, फिर आपका जो इंडक्टर में वोल्टेज था वो लीड कर रहा था कितना, मान लीजिए वी एल, और ये क्या था, वी सी था। ध्यान से सुनो हमारी बात को। यहाँ से मैंने आपको दिखाया था, एक कंडीशन दिखा करके फिर दिखाया था। यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कि अगर अब वोल्टेज का रिजल्टेंट कब मिलेगा, जब इन दोनों अपोजिट वेक्टर जो लगे हैं, जो दोनों वोल्टेज लगी हैं, इनका पहले रिजल्टेंट निकालिए, फिर उस रिजल्टेंट के साथ इनका रिजल्टेंट मिलाइए, तब आपको टोटल आउटपुट वोल्टेज मतलब टोटल वोल्टेज मिलती थी। तो वही कहानी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि भैया बी एल ग्रेटर देन अगर बी सी है, तो भी कहानी ये थी, यहाँ रिजल्टेंट आप निकाले थे बी एल माइनस बी सी, फिर आपने क्या किया था, इनको मिला दिया था, तो आपको क्या मिल गया था, ये मिला था आपको वी। ठीक, ध्यान से सुनिए हमारी बात को। फिर इस कंडीशन पे आपने दिखाया था कि यहाँ से जरा देखिए, ये आपका वोल्टेज हो गया अगर, तो ये आपकी करंट हो गई। करंट क्या है, मतलब कि अगर आप इनको दिखाए हैं तो यहाँ से करंट वोल्टेज से क्या करिए, लैग करिए, क्या करिए, लैग करिए। ऐसे पकड़ के देख लो, ठीक है, ऐसे पकड़ के देखें तो वोल्टेज आगे है और करंट क्या है, पीछे। तो यहाँ पे करंट क्या कर रही है, वोल्टेज से लैग कर रही है। तो ये नेचर किसका बनाता था, इंडक्टिव सर्किट। कैसा बनता था, इंडक्टिव सर्किट का होता, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अगर हम इसी को देखें कि वी सी ग्रेटर देन है किससे, वी एल, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो बड़ी है किससे, इंडक्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पे कहानी कुछ इस तरीके की आ जाएगी, यानी ये मिल जाएगा आपको बी सी माइनस वी एल के। तब यहां से निकालेंगे आप, देखो दूसरी कंडीशन दिखा दे रहा हूं, यहां से आप निकालेंगे क्या, ये रिजल्टेंट आएगा आपको, ठीक है, बी सी माइनस बी एल। तो यहां से जरा देखिए कि वोल्टेज ये है और करंट क्या है, ये है। तो यहां से करंट क्या करती है, सर्किट पे लीड करती है। तो आप बता दो सर सर्किट का नेचर कैसा होगा, तो आपका सर्किट का नेचर कैसा हो जाता था, कैपेसिटिव हो जाता था। ये दो कहानी आप सीख चुके हो पहले, ठीक है। जो कहानी आनी है, जो मेन कहानी है जिस पे रिजोनेंस आपको पढ़ना है, वो तीसरी कंडीशन होती है बच्चा, वी एल बराबर बी सी की, वी एल बराबर बी सी की। जब बी एल बराबर बी सी होगा, जब बी एल बराबर बी सी होगा, तो ये कंपोनेंट खत्म हो गया, ये कंपोनेंट खत्म हो गया, भाई एक दूसरे के अपोजिट है ना, अपोजिट है, तो दोनों अगर बराबर तो एक दूसरे से क्या, खत्म। तो आपका वेक्टर डायग्राम क्या बचा, वेक्टर डायग्राम यही तो बचा, ये हो गई करंट और ये हो गया क्या, वोल्टेज। और ये कंडीशन किसकी थी बच्चा, याद करो किसकी थी, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की थी, किसकी थी, रेजिस्टिव सर्किट की थी। एट कंडीशन VL इज इक्वल टू BC, देन ये RLC सर्किट जो है, ये आपका RLC सर्किट कैसा हो जाता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो RLC सीरीज सर्किट के बारे में ये तीनों कहानियां समझ में आई कि सर अगर BL बड़ा हो गया, यानी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बड़ा हो गया, तो इस RLC सीरीज सर्किट का नेचर कैसा हो जाता है, इंडक्टिव सर्किट की तरीके हो जाता है। अगर आपका BC बड़ा हो गया, तो BC ग्रेटर देन अगर VL हो गया, तो ये सर्किट का नेचर कैसा हो जाता है, कैपेसिटिव हो जाता है। आपसे पूछे यहाँ वोल्टेज और करंट में क्या रिस्पॉन्स होगा, तो वोल्टेज से करंट क्या करेगी, लैग करेगी, यहाँ पे वोल्टेज से करंट लीड करेगी। लेकिन तीसरी कहानी जो आती है, ये सारा ट्विस्ट यही है, यही आता है, VL बराबर BC। जब VL बराबर BC हो गया, तो सर्किट में करंट वोल्टेज के फेज में हो जाती है, और ये कहानी किसकी होती है, रेजिस्टिव सर्किट की होती है। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे दिखाते हैं आपको। अब अगर यहीं से देखते तो एक कंडीशन यहां से और बना लेते, क्या बना लेते कि जब VL बड़ा होगा
तो इम्पीडेंस ट्रायंगल भी तो बनाया हुआ, ऐसे बनाया था ना, ऐसे। ये क्या था, रेजिस्टेंस था। यहाँ ऊपर क्या था, वी एक्सएल माइनस एक्सी था, फिर ये मिला था आपको, तो ये क्या था, जेड था। याद आ रहा है, बना के आया हो पीछे, एंगल फाई था। तो यहां से ये भी तो दिखा सकते हो कि जब बीएल बड़ा बीसी से तो एक्सएल बड़ा किससे, एक्सी से। ठीक है, जब बीसी बड़ा बीएल से तो एक्सी बड़ा किससे, बीएल से, सॉरी एक्सी बड़ा एक्सएल से। तीसरी कंडीशन पे क्या होगा कि जब बीएल बराबर बीसी, दैट मीन्स अब एक्सएल माइनस एक्सी निकाले हो, तो ये दोनों खत्म हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओनली जेड आएगा। जेड आएगा वो भी किसके बराबर, केवल रेजिस्टेंस के बराबर। अभी आगे दिखाते हैं, हो गया नो, चले आगे। अब देखिए फिगर नोट हो गया ना, ठीक है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं और आपको जितना आप सोचे भी नहीं होंगे उससे ज्यादा यहाँ पढ़ा के दूंगा, आप पहली बार पढ़ोगे। ठीक है, देखिए कहानी क्या निकल के आई, जो हमें जानना है वो जानना है कि भैया आपने तीसरी कंडीशन को हमें फॉलो करना है, आपकी यूनिट पढ़ना है। तो आपने कहा कि सर VL बराबर है BC के, VL बराबर है BC के, तो इसकी कहानी, अब वेक्टर डायग्राम आ गया उसी RLC सर्किट का कि ये आपका करंट है, तो इधर क्या गई है, आपका रजिस्टिव वोल्टेज आ गया। कहने का मतलब, तो इसी स्थिति पे रिजोनेंस होता है, इसी स्थिति पे रिजोनेंस होता है। तो यहाँ की कहानी क्या है, अब लैंग्वेज में कब कहेंगे इसको, कैसे बोलेंगे कि यदि किसी RLC सीरीज सर्किट में यदि VL जान ही रहे हो ना, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर हो जाए तो परिपथ में अनुनाद होता है, परिपथ में अनुनाद यानी रिजोनेंट होता है, अनुनाद होता है। ये पॉइंट याद रखना। अर्थात कहने का मतलब VL बराबर हो गया किसके, BC के, तो I इंटू एक्सएल इसे लिखोगे, इसको क्या लिखेंगे, I इंटू XC, तो I से I क्या हो गया, कैंसिल। अर्थात जब प्रेरकीय प्रतिघात संधारित्र प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो RLC सीरीज सर्किट में रिजोनेंस होता है। ये भी बोल सकते हो आप, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, लेकिन आप यहाँ ये बोल करके तब यहाँ बोलिएगा। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब सुनो आगे चले, नोट हो गया। चलिए देखिए अब देखो बेटा, जब BL बराबर BC, तो यानी कहने का मतलब XL बराबर XC, तो इसकी वैल्यू लिखते हो तो क्या लिखते हो, ओमेगा नॉट एल। अब रिजोनेंस हो रहा है, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने क्या ले लिया, ओमेगा नॉट ले लिया। या आपको नहीं समझ में आ रहा तो ओमेगा आर ले लीजिएगा, यानी रिजोनेंस जो भी आपको समझ में आए। इसकी वैल्यू लिखोगे तो ओमेगा नॉट सी लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर या इंटू सी बराबर 1 के, ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 1 बाई एल सी के। ओमेगा नॉट बराबर निकालेंगे तो 1 का रूट 1 ही हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन एल इंटू सी के। इसे बोलते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिखते हो, देखो ओमेगा नॉट बराबर, ठीक है, ओमेगा नॉट बराबर आपके पास आया 1 अपॉन, जो आप ज्यादा पढ़ते हो, एलसी, तो ओमेगा को लिखते हैं क्या, 2 पाई एफ नॉट बराबर क्या, 1 अपॉन रूट एलसी। तो एफ नॉट बराबर अगर आप निकालें रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगा क्या, 1 अपॉन
एल सी इंटू 2 पाई, ये रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी। ये रेडियन में है, ये हर्ट्ज में। ठीक है, बात समझ आ गई? ये किस में आ जाएगा? हर्ट्ज में आ जाएगा। ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, हो गया? चले, मिटा दें। अब देखिए मेरी बात, तो एक फार्मूला क्लियर हुआ, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC या एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 आपने बताया कि सर फ्रीक्वेंसी रिजोनेंट कब हो रहा है सर्किट में? रिजोनेंट सर्किट में तब हो रहा है जब आपका VL बराबर VC है, यानी इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज के बराबर है। ठीक है, अब देखो जरा, आप कहते हो सर Z बराबर क्या होता है? RLC सीरीज सर्किट में आप पढ़ चुके हो, R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ चाहे हेडिंग डाल लो, इम्पीडेंस ऑफ रिजोनेंट RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, अब देखो, आप कहते हो कि सर Z बराबर क्या हो गया? √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो उसके बाद आप कहते हो कि सर जी यहाँ तो XL बराबर क्या है? XC। आप कहते हो सर XL बराबर क्या है? XC है, अभी बढ़ के आए हो। तो यहाँ जरा Z बराबर देखिए, तो क्या निकल के आ जाएगा? R का स्क्वायर प्लस दोनों बराबर कर देंगे तो क्या? 0। यानी Z बराबर आपके पास क्या है? R है। क्या है? R। इसका मतलब हो बेटा कि एट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट रिजोनेंस impedance of circuit is decreases। impedance क्या हो गया? घट गया। impedance घट गया। तो अब देखो आगे, नोट करिए फटाफट। हो गया? चलिए ऊपर मिटा दूं। अब अगर आप निकालें कि करंट क्या होगी? करंट एट रिजोनेंट, करंट क्या होगी? अब जब इम्पीडेंस घट गया तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यानी जो करंट हमको मिलेगी वो मैक्सिमम करंट होगी, चाहे रिप्रेजेंट कर लें किससे? I0 से। अगर आपका मन है तो IM से कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। तो ये होगा B/Z, यही निकल के आएगा क्या? B/R के। Z की वैल्यू क्या है? R। तो यानी I0 बराबर B/R, जो कि क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम। अब यहाँ देखिए, आप लिखेंगे एट रिजोनेंट करंट शुड बी हाई, करंट एट रिजोनेंट करंट विल बी हाई। ठीक है, करंट क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। करंट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। कब? जब सर्किट में रिजोनेंट हो रहा है तब। अब देखो, नोट करिए इसको, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। रिजोनेंट कब हुआ? जब VL बराबर DC हुआ। ठीक है, एट रिजोनेंट जब आपका रिजोनेंट हो गया, दैट मींस XL बराबर क्या हो गया? XC हो गया। तो XL बराबर XC हुआ तो उस समय रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपने निकाला, तो F0 बराबर क्या है? 1/2 आया। फिर आपने देखा कि रिजोनेंट की कंडीशन पे इंपीडेंस की वैल्यू क्या है? तो वो रेजिस्टेंस के बराबर आई। कहने का मतलब आपका इंपीडेंस क्या हो गया? घट गया। फिर आपने करंट देखा तो करंट की वैल्यू क्या आ गई? मैक्सिमम आ गई। क्यों? क्योंकि इंपीडेंस आपका कम हुआ था। अब अगली बात कर लेते हैं। बात कर लें किसकी? पावर फैक्टर। बेटा ध्यान से सुनना, हर सवाल पूछे गए हैं। पावर फैक्टर पे आप कहते हो कि सर जी cos फाई बराबर होता है RLC सर्किट में R/Z के। ये तो कहा है। तो R/Z हियर एट रिजोनेंट आपने क्या बताया? सर जी Z बराबर क्या है? R। Z बराबर R है, तो cos फाई बराबर आ जाएगा R/R। दैट मीन्स क्या? 1 की कहानी क्या है?
यानी फाई की वैल्यू हियर 0 होगी, फाई की वैल्यू इधर 0 डिग्री होगी। आप वेक्टर डायग्राम से भी देख के आए हो, क्या देख के आए हो? देखो यही तो निकल के आया था सर जी, ये आई है, साथ में क्या है, बी आर। तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल, 0। यहाँ से भी प्रूव कर लो क्या, 0, यानी पावर फैक्टर यूनिटी होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है। अगर आपसे पूछे कि एट रिजोनेंट सर्किट का बिहेव कैसे होता है, एट रिजोनेंट सर्किट का बिहेव कैसे होता है, तो एट रिजोनेंट, ध्यान से सुनो, एट रिजोनेंट RLC सीरीज सर्किट बिहेव लाइक एज रजिस्टिव सर्किट, याद रहेगा, रजिस्टिव सर्किट, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजोनेंस की कंडीशन पे RLC सीरीज सर्किट आपका एक प्रतिरोधी परपथ की भांति कार्य करता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, 0 डिफरेंस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, और पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी होती है। अब आओ जरा अलग कहानी की, नोट हो गया, ठीक है। अब देखिए अलग, चलो लगे हाथ पावर भी देख लो, पावर एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट पावर एट रिजोनेंट ऑफ RLC सर्किट, RLC सीरीज सर्किट, ठीक है। अब बार बार वही नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप पढ़ रहे हो RLC सीरीज सर्किट में रिजोनेंट, ठीक है। तो जरा देखो बच्चा, मैंने आपको सिखाया है RLC सीरीज सर्किट में क्या सिखाया है कि P बराबर होता है BRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई के, ये तो पढ़ गया है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ के आया, ठीक। तो अब देखिए VRMS को क्या लिख सकते हो, B नॉट बाई रूट 2, भाई मैक्सिमम करंट मिल रही है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप भी तो होगा, इसको क्या लिख सकते हो, I नॉट बटे रूट 2, कास फाई की वैल्यू कास 0, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां से ये भी लिख सकते हो 1/2 B नॉट I नॉट बराबर क्या हो गया, पावर क्यों हो गया, ठीक है। इसको और तरीके से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, P बराबर I का स्क्वायर इंटू R, यही तो R ही तो बचा है, तो I की वैल्यू P बराबर लिख सकते हो, I की वैल्यू क्या है, I नॉट बाई रूट 2, RMS में रखेंगे इंटू क्या R, तो निकल के आएगा बेटा 1/2 I स्क्वायर R, ये भी पावर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जरा मेरी बात को सुनिए ध्यान से, आपको क्या क्या मैक्सिमम मिला, आपको इम्पीडेंस कम मिला, आपको पावर फैक्टर मैक्सिमम मिला, आपको पावर मैक्सिमम मिली, आपको धारा ज्यादा मिली। अब बात करें जरा ग्राफ से देख करके, हो गया नोट हो गया हो तो ग्राफ दिखाते हैं आपको, चले देखो बेटा, ध्यान से सुनिए, एक फिगर में पूरी RLC रिजोनेंट सर्किट आ जाएगी, कैसे, ये ले लिया हमने, ठीक है, इधर हमने ले ली फ्रीक्वेंसी, क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी, इधर हमने ले ली फ्रीक्वेंसी, इधर हम अभी कई क्वालिटी लेते चल रहे हैं तो इसलिए ज्यादा नहीं दिखा रहे। यहाँ पे हमने मान लिया कि ये लाइन है, देखो इधर भी फ्रीक्वेंसी है, इधर भी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इधर हमने ले लिया, मान लीजिए हमने इम्पीडेंस लिया, ठीक है, तो इम्पीडेंस लिया बेटा, तो इम्पीडेंस देखो कम हुआ है ना, कम हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा फिगर और बढ़िया बना लो, देखिए इम्पीडेंस क्या हुआ, कम हुआ, करंट की वैल्यू क्या हुई, अगर हम यहाँ ले, इसको बोले क्या, इम्पीडेंस है, अगर हम करंट की वैल्यू लें, करंट की वैल्यू लें तो करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो करंट की वैल्यू को अगर हम दिखाएं तो क्या हो जाएगी, ये हो गई, ये क्या निकल के आएगी, करंट, और ये करंट जो होगी ये कौन सी करंट होगी, मैक्सिमम करंट होगी, कैसी करंट होगी, मैक्सिमम करंट होगी।
और जो ये इम्पीडेंस होगा, ये वाला इम्पीडेंस, ये क्या होगा, जेड मिनिमम होगा। कब होगा, जब ये फ्रीक्वेंसी एफ नॉट होगी, दैट मीन्स ये क्या होगी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस विल बी लो एंड करंट विल बी हाई। ठीक, इम्पीडेंस क्या हुआ, लो हुआ और करंट की वैल्यू हाई हुई। ठीक है, साथ में अगर आपके पावर की बात करता तो पावर भी तो हाई है, पावर भी क्या है, हाई है। ठीक है, दूसरी पेन से दिखा दूं, ये क्या है, ये हो गई पावर, ठीक है, ये हो गई करंट और ये हो गई क्या, इम्पीडेंस। ये सब कहानी किस पे हो रही है, ये सारी कहानी एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हो रही है। किस पे हो रही है, एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हो रही है। बात क्लियर हो गई। ये कहानी आपको क्या इतनी समझ में आई, पक्का आई, ठीक, नहीं आई तो फिर पूछो, मैं फिर बताऊंगा। लेकिन ये तीनों चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से आप जान लीजिए। अगर आपसे पूछता सर पावर फैक्टर को जरा बता दीजिए, तो पावर फैक्टर भी क्या है, मैक्सिमम ही तो है। पावर फैक्टर जीरो यानी एंगल क्या, जीरो, तो cos जीरो की वैल्यू क्या, मैक्सिमम यानी 1 होती है, तो पावर फैक्टर भी आपको मैक्सिमम मिलता है। अब मैं जरा लिख दूं अगर कि जरा बताइए भैया, करंट, करंट क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। ठीक, यहाँ लिख लो एट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट रिजोनेंट लिखो, एट रिजोनेंट क्या क्या मिल रहा है, करंट हमको मैक्सिमम मिल रही है, इम्पीडेंस यानी जेड की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है। ठीक है, और पावर की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। पावर फैक्टर की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। ये कहानी हुई। ठीक, उनको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे और बताते हैं कहानी क्या है। हो गया ना बेटा, ये पूरा कायदे समझ में आ गया ना दिमाग में। अब देखिए, ये कहानी हो गई रेजोनेंट सर्किट की। ठीक है, अब अगर आपसे कहे कोई कि सर बैंडविड्थ के बारे में बताइए, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो रेजोनेंट सर्किट जनरली रेडियो ट्यूनिंग में यूज की जाती है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, अगर आपसे कहे कि इसका एप्लीकेशन बताइए, तो अगर आपसे कहे कि एप्लीकेशन क्या है, इस रेजोनेंट सर्किट का एप्लीकेशन क्या है, तो याद रखिए एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन रेडियो ट्यूनिंग सर्किटों में, रेडियो ट्यूनिंग सर्किट, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप बहुत कायदे से सुनिए। तो जैसे आपने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, आपने कहा कि सर इधर हमारी फ्रीक्वेंसी है और इधर मान लीजिए हमारी पावर है, इधर क्या है, पावर। ठीक है, तो एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आप अभी पीछे पढ़ के आए हो, क्या दिखाया है कि सर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर है तो हमारे पास पावर मैक्सिमम होती है। पावर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो जरा ध्यान से सुनो, जब पावर मैक्सिमम है तो क्या यहाँ पावर नहीं है, यहाँ भी तो पावर होगी, यहाँ भी पावर होगी। जैसे ऐसे करें कि क्या भैया, यहाँ जैसे यहाँ पे हमको क्या मिली, मैक्सिमम पावर मिली। ठीक, यहाँ पे क्या मिला हमको, यहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर मिली है। ठीक, यहाँ हमको मैक्सिमम पावर मिली। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम ऐसे ट्यूनिंग को घुमाते हैं, नाब लगी होती ना, नाब, ठीक है, नाब लगी होती, जैसे ये देखे होगे रेडियो में, एक ऐसे बड़ा सा एक छोटा सा, तो यहाँ लिखा रहता है ट्यूनिंग और यहाँ लिखा रहता है वॉल्यूम। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जैसे कोई भी एफएम आप बजाते हो या रेडियो बजाते हो, तो ट्यूनिंग को क्या करते हो, मूव करते हो। तो यानी यही नाब को जब आप मूव करते हो, जहां पे ये कहानी आ जाती है कि भैया एक्सएल बराबर एक्सी हो गया या बीएल बराबर बीसी हो गया, वहीं पे आपका स्टेशन बोलने लगता है। ठीक, अब मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहां अगर होता यहाँ पे, तो क्या यहाँ ना बोलता। ठीक, तो हर स्टेशन पे एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है और हर स्टेशन पे
उस ट्यूनिंग सर्किट पे, उस ट्यूनिंग पे एक पावर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारे पास पावर नहीं है, यहाँ भी पावर है, ठीक है। यहाँ भी हमको यहाँ फ्रीक्वेंसी मिल रही है, कुछ भी है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, कुछ भी है। ऐसे यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। कभी कभी देखो क्या होता है, कभी कभी होता है जैसे आप ट्यूनिंग कर रहे हो, पता चल रहा है यहाँ एफएम बज रहा है, कोई स्टेशन बज रहा है, दूसरा भी हल्का हल्का सुनाई दे रहा है। तो यही होता है, यही इसके जैसे यहाँ पे ट्यूनिंग हो गई है, लेकिन पता चल रहा है यहाँ पे है आप, यहाँ पे तो थोड़ी मोड़ी पावर उसकी मैच कर जाती है, तो वो भी बोलता है, वो भी बोलता है। बात समझ गए ना? तो ये कहानी है कि जब हम यहाँ पे ट्यूनिंग कर दिए तो हमको मैक्सिमम पावर मिल रही है, और उस समय पे हमारी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो स्टेशन बोल रहा है। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब कहानी ये है कि हम यहीं से इस रेंज को जितनी रेंज यहाँ है, तो अगर हम इसको मान लें F1, इसको मान लें F2, तो इनके बीच की जो रेंज है, यानी नाव ऐसे जिसके बीच में घूमती है ना, ये देखा है ना, ऐसे घूमती है, तो इसी को बैंड विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ बोलते हैं। जब आप इनको निकालोगे कि बैंड विड्थ क्या होती है, तो बैंड विड्थ बराबर होता है F2 माइनस F1 के, या डेल F बराबर आप निकाल सकते हो F2 माइनस F1 के, और यही बेटा बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है R बाई एल। क्या होता है? R बाई एल के होता है। यानी बैंड विड्थ बराबर होती है, बैंड विड्थ बराबर होती है आपके पास डेल एफ बराबर F2 माइनस F1 बराबर R बाई एल के। याद कर लीजिए, ठीक, नोट करिए। अब इसका मैं वो नहीं निकलवा रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन करवाऊंगा बहुत लंबा जाएगा। आपके टीजी ट्यूब के बराबर की कहानी हमने दे दिया है। आपके टीजी ट्यूब की इससे ज्यादा आप यहाँ नहीं आएगा कभी, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड पढ़ा दें कि रहने दें, जैसा आप कहें। आप लोग अगर कहें तो पढ़ा दूँ, और क्वालिटी फैक्टर भी पढ़ा देता हूँ। हो गया? एक लास्ट टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर। बहुत चीजें हैं, क्या क्या चाहिए, क्या इफेक्ट होगा, मैं भी कल की क्लास भी ले लूंगा, तो थोड़ा सा इनको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। चले, अब देखिए क्या होना चाहिए अच्छी ट्यूनिंग के लिए, क्या होना चाहिए, ये कल चर्चा करेंगे। आज ये पढ़ लीजिए आप, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ तो बैंड विड्थ तो पढ़ ही लिया। डेल एफ बराबर आपने निकाला क्या? F2 माइनस F1 बराबर R बाई एल, ये निकाल चुके हो। अब यहीं से अगर आपसे बात करें कि सर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर या इसी को बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्या बोला जाता है? क्यू फैक्टर, ठीक है। तो क्यू फैक्टर होता क्या है, क्या होना चाहिए क्यू फैक्टर, कैसा होना चाहिए रिजोनेंट सर्किट का क्यू फैक्टर, ये चर्चा कल होगी। आज सिर्फ इतना होगा कि क्यू फैक्टर बराबर क्या होता है ये जाने। क्यू फैक्टर बराबर होता है या क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना बेटा, पूछा जा सकता है। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बटे बैंड विड्थ। क्या होता है? बैंड विड्थ। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बटे बैंड विड्थ। तो क्यू फैक्टर बराबर अगर आप निकालेंगे, क्यू फैक्टर बराबर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है? 1/2 पाई √LC निकाला है ना, ठीक है, बटे R बाई एल, ठीक है। तो यहां से निकल के आएगा क्या? L बाई R इंटू 1/2 पाई √LC। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर की वैल्यू निकल के आई क्या? क्यू फैक्टर बराबर L बाई R इंटू 1/2 पाई √LC। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए।
हो गया बच्चों। देखो कल मतलब कि ये लेक्चर अब बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसको अभी रोक रहे हैं, कल बताऊंगा और आगे की चीजें। बहुत सारी चीजें हैं कि क्या करें, क्या चेंज होगा, क्या बदलेगा तो क्या होगा, यानी जो भी चेंज होंगे सब चेंज के बारे में कल डिस्कस करेंगे बहुत कायदे से कि अच्छी ट्यूनिंग के लिए क्या चाहिए, क्या किसमें आप किस फैक्टर में चेंज करोगे, या आधी पावर हो जाए तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ये सारी बातों की चर्चा कल करेंगे। सो थैंक यू।